तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे करप्शन को बढ़ावा मिले और आपको उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। ये वीडियो ना लंबी ज़रूर हो रही है और शायद और ज़्यादा लंबी हो, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनर होने वाली है। आपको पता लगेगा कि आगे जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर आप काम कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब अगर आप जेम पे एक सेलर हो, चाहे प्रोडक्ट के हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी जेम को लेके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। आप लोग काम कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर जेम पे आना चाहते हो, जेम पे बिजनेस करना चाहते हो, या फिर पहले से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेलर या फिर रिस्पॉन्सिबल ओईएम या फिर सर्विस प्रोवाइडर आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते। और अगर आप कोई चीज़ ऐसी करते हो जो कि रूल के अगेंस्ट है, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट, मतलब उसका क्या क्या इम्पैक्ट आपकी वर्किंग के ऊपर पड़ सकता है। तो आज की वीडियो ना स्पेशली मैंने इस चीज़ पे फोकस करी है कि सेलर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझेंगे। और जेम से रिलेटेड बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर जेम पे अगर वर्क करना है तो कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कौन से ऐसे रूल हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं ऑन वर्किंग ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो आइए समझते हैं कि क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की बनती है जब वो जेम पे वर्क करता है। तो मेरे पास ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन जेम 4.0 डेटेड 17 जुलाई 2024, मतलब एक महीने पहले का डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जेम के द्वारा ये पब्लिश करा गया है। और इसमें सारी ही चीज़ रिटर्न है कि आप एज अ सेलर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं और जेम पे वर्क करने के लिए बेसिकली जो भी गाइडलाइंस सेट कर रखी हैं वो इसमें बताया गया है। तो आज की वीडियो में ना स्पेशली हम लोग समझने वाले हैं कि एक सेलर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को ना आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट कहता क्या है, क्या इसमें चीज़ें मेंशन्ड हैं और क्या चीज़ें आपके लिए बनी हैं और किस तरीके से वो आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करता है जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये समझेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन्ड है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलर्स सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन जेम आर एज अंडर। तो एक एक करके ये पॉइंट समझेंगे कि सेलर के लिए क्या क्या इसमें बोला गया है। पहला पॉइंट है ओनली डायरेक्टर पार्टनर प्रोप्राइटर एज एप्लीकेबल आर ऑथराइज्ड टू बिकम प्राइमरी यूजर एंड रजिस्टर एनी लीगल एंटिटी ऑन जेम एज सेलर। तो इसमें बताया गया है कि बेसिकली जेम पे कौन एज अ सेलर रजिस्टर कर सकता है। तो डायरेक्टर पार्टनर प्रोप्राइटर मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी लीगल एंटिटी, चाहे वो डायरेक्टर को बिलोंग करती है, प्रोप्राइटर को बिलोंग करती है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर पार्टनर को बिलोंग करती है, तो वो अपने आप को जेम पे एज अ प्राइमरी यूजर रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वंस सेलर सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड एंड अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन जेम, द प्राइमरी यूजर ऑफ द सेलर सर्विस प्रोवाइडर कैन क्रिएट सेकेंडरी यूजर accounts within seller service provider organization with different roles and responsibilities. However, the primary user creating secondary user accounts shall continue to be fully responsible and accountable for all action transaction done by secondary user on GEM portal. अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि आप एज अ प्राइमरी यूजर तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बन सकते हो, साथ ही साथ अगर आप अपनी टीम में दूसरों को भी आप
अपना क्रेडेंशियल्स यूज करने के लिए देना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी सेम टाइम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूज कर पाए, तो उसके लिए आप सेकेंडरी यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो सेकेंडरी यूजर क्रिएट आप, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 50 सेकेंडरी यूजर तक आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे क्रिएट कर सकते हो एक प्राइमरी प्रोफाइल के अंडर। बट यहां पे ना स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो भी सेकेंडरी यूजर से ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए जो फुली रिस्पॉन्सिबल होगा ना वो प्राइमरी आईडी रहेगी, मतलब आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चाहे आपकी टीम का मेंबर अगर कोई वायलेशन करता है या फिर जो भी काम करता है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देते हो, उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि जेम के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए वो होती है, तो उसके लिए प्राइमरी यूजर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके बाद है सिंस जेम इज अ ट्रस्ट बेस्ड पोर्टल, द कंप्लीट एक्यूरेसी इंटीग्रिटी ऑफ डेटा submitted in respect of the seller and also in the respect of good and service offered on GeM will be sole responsibility of the seller service provider. Seller will be liable for administrative action as per GeM terms and condition in case of any discrepancy, infirmity in any data information submit on GeM. तो यहाँ पे ना ये रूल कहता है कि अगर आप GeM पे वर्क कर रहे हो और GeM पे कोई भी डेटा आप अपलोड कर रहे हो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हो या फिर कोई सर्विस लिस्टिंग कर रहे हो, और वहां पे आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो या फिर जेम के किसी भी टेंडर में आप पार्टिसिपेट करते हो, किसी भी तरीके का डेटा अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर फर्निश करते हो ना, तो उसके लिए 100% जो रिस्पॉन्सिबल हो ना वो आप हो। अगर आप कोई मिसलीडिंग कंटेंट डालते हो या फिर मिसलीडिंग कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल सेलर और सर्विस प्रोवाइडर को ही यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप जेम पे कोई भी वर्क करो, कुछ भी तरीके की ऑफरिंग दो या फिर आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट करो या फिर कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, उसमें अगर कोई भी अगर आप मिसलीडिंग डालते हैं कुछ भी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सेलर और सर्विस प्रोवाइडर की होगी, जिसको वो अकाउंट बिलोंग करता है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? द प्राइमरी सेकेंडरी यूजर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग गुड सर्विसेज और पार्टिसिपेटिंग इन ई बिडिंग रिवर्स ऑक्शन ऑन जेम मस्ट इंश्योर दैट दे हैव द रिक्विजिट इन्फो ऑथराइजेशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बायर इन जेम फॉर ऑन behalf of the seller, failing which such sellers as well as the individual shall be vicariously liable for its action and also for any liability arising out of such action. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिक्लेयर किया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो या फिर किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ऑथराइजेशन मांगी गई है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे सर्विसेज की हो, और आप उसे फर्निश कर रहे हो, तो वो सही होनी चाहिए। चाहे वो आप प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त अपलोड करो या फिर टेंडर पार्टिसिपेट करते वक्त, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज पाई गई जो कि सही नहीं है या फिर ऑथेंटिक नहीं है या फिर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो मान लीजिए कि आप एक टेबल का टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो और टेबल के टेंडर पार्टिसिपेट करते वक्त आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो ए ब्रांड का कर रहे हो और बायर ने उसमें ओईएम ऑथराइजेशन मांगा हुआ है और आपने ए ब्रांड का ऑथराइजेशन उसमें लगाया है वाइल पार्टिसिपेटिंग द टेंडर, बट वो जो ऑथराइजेशन है वो या तो ओईएम द्वारा ऑथराइज नहीं है या फिर उनके द्वारा आपको नहीं दिया गया या फिर किसी और तरीके से आपने यूज करके वहां पे लगाया है, तो वो गलत है और ऐसा पाया गया तो आपके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और इसमें जब आप कोई भी प्रोडक्ट या ऑफरिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे दो तो इस चीज का ध्यान रखो कि आप जो भी चीज ऑफर कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक कर रहे हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ये क्या कहता है? सेलर कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, however it will be the sole responsibility of the seller to satisfy themselves regarding possessing the requisite for doing business for the offered product.
the seller are solely responsible for ensuring that there is no violation of any intellectual property rights in their offer for sell providing services on GeM। ये वाला पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए। कैसे है, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि सेलर कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप एज अ सेलर जितने प्रोडक्ट ऑफर करना चाहो ना कर सकते हो, उसमें कोई भी लिमिटेशन जेम की तरफ से नहीं लगाया गया है। हालांकि however it will be sole responsibility of the seller to satisfy themselves regarding possessing the requisite for doing business for the offered products। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं या फिर जो भी ऑफरिंग से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सेलर की बनती हैं वो आप ही को देखनी है और आप ही को फुलफिल करनी है। उसमें कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑथराइजेशन से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो बिल्कुल आप सही ऑफर करो। द सेलर आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that there is no violation of any intellectual property rights in their offer for sell providing service on GeM। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, चाहे वो आप किसी भी ब्रांड का कर रहे हो, तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आप इंटेलेक्चुअल राइट्स को कहीं पे भी ब्रेक ना करो। इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसका ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है। एग्जांपल लूं तो मान लीजिए एक एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी में अपलोडेड है और आप उसको रीसेल करने के लिए ऑथराइज नहीं हो, फिर भी आप एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट लिस्ट करके मार्केट में ऑफर कर रहे हो या फिर टेंडर में ऑफरिंग दे रहे हो, तो वो गलत है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट अपलोडेड है तो वो उनको पेयर कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो जेम ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सिर्फ आप ही के लिए है। ये वीडियो ना लंबी ज़रूर हो रही है और शायद और ज़्यादा लंबी हो, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनर होने वाली है। आपको पता लगेगा कि आगे जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर आप काम कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, और एक सही डायरेक्शन आपको मिलने वाली है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करने के लिए। उसके बाद 6 पॉइंट क्या कहता है हमारा, द सेलर शुड नॉट एक्सरसाइज एनी करप्ट इन्फ्लुएंस और एनी एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिट टू टेक all measures necessary to prevent corruption, maintaining complete transparency, integrity, fairness in all activities related to GeM। ये पॉइंट क्या कहता है कि सेलर ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जिससे करप्शन को बढ़ावा मिले, चाहे वो किसी भी मोड में हो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर आप यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ सेलर सर्विस प्रोवाइडर आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे करप्शन को बढ़ावा मिले और आपको उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जब आप जेम पे एज अ सेलर रजिस्टर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इन टर्म्स को ना आप एक्सेप्ट करते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक अंडरटेकिंग जेम आपसे लेता है, जिसे लोग बिना पढ़े ही अंडरटेकिंग देके आगे मूव कर जाते हैं। तो उस अंडरटेकिंग में ये सारे पॉइंट्स रिटर्न है, तो आप ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर चुके हो कि हम इनको फॉलो करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, जिसको आपकी भी जिम्मेदारी है कि जेम की जो ट्रांसपेरेंसी है, इंटीग्रिटी है, उसको आप मेंटेन कर सको और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम साथ मिलके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बनाए रखें। उसके बाद है द सेलर वुड रिप्रेजेंट इट्स बिजनेस ऑन द जेम पोर्टल एंड इज मैंडेटेड टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म।
Seller would be solely and absolutely responsible for the information provided about their organization, business, product, service on the portal, would be required to produce proof of such information if requested at any point in the time by buyer or GEM. यहाँ पे ना जेम ने आपको स्ट्रेटली आपको क्लैरिफाई किया है कि जेम पे अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, सर्विस ऑफर कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो, तो वो ना सही होनी चाहिए और उससे रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन कभी भी बायर और जेम आपसे मांग सकता है, और अगर वो सही नहीं हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इस बात का ना आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड करो या फिर फर्निश करो वो बिल्कुल सही हो। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट क्या कहता है, जेम वुड नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ एनी फ्रेश डेटा related to seller identity on GEM portal. All details provided by the seller at the time of registration would be counter-checked, verified through other databases of government such as PAN, MCA 21, Udyam registration, etc. For financial details, PAN income tax database shall be primarily validating database and will override any conflicting data in other database. If the data details entered by seller while registering on GEM is not verified with validating database, registrant will not be allowed. Further, in case of any conflict in details after registration, seller registration would be automatically suspended. It is seller responsibility to keep all their information on GEM updated with the latest changes. Non-updating of details on GEM within 7 days of such an occurrence would make seller liable for administrative action. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जेम पे जब आप रजिस्टर करते हो और अपनी जो भी डिटेल फर्निश करते हो, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करते हो, प्रोप्राइटर को बिलोंग करते हो या फिर पार्टनरशिप कंपनी को बिलोंग करते हो, और वाइल रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे जेम पे ऐसे होते हैं कि जेम एक पेपरलेस प्लेटफॉर्म है, बट जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे आपको अपनी ITR डिटेल डालनी होती है, पैन डिटेल डालनी होती है, और आपकी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो MCA की वेबसाइट से रिलेटेड डालनी होती है। तो जेम ये बोलता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो वो बिल्कुल करेक्ट डालनी है, और उसके बाद अगर आप चेंजेस करते हो तो वो भी आप ही की ड्यूटी है कि उसको आप सही मेंटेन करो, और ऐसा पाया जाता है कि वो सही नहीं हो तो उसके खिलाफ भी, मतलब उस केस में भी एक्शन सेलर के अगेंस्ट में हो सकता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है कि वो उसको मेंटेन करें। उसके बाद है एलिजिबिलिटी ऑफ सेलर्स इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा, and also their eligibility for availing various benefit advantages in terms of various government policies, guidelines, acts, laws, etc. shall be determined solely on the basis of data fetched, validated or verified through external agency owner of that set of database such as income tax, PAN database, MCA 21 registration, GST in certifying agency such as BIS, BE. In case of any discrepancy in data available in databases, seller has to get the same updated in the corresponding validating database before updating the same on GEM. Till such time, only the existing validated information shall be used to decide seller eligibility on GEM. Any default in seller updating their data on partner sites, validating databases, and any fallout of the same impacting adversely any transaction on GEM shall entirely and exclusively by seller responsibility. GEM shall not be responsible for any consequential impact on any GEM transaction due to the data discrepancy or suspension of seller account due to data discrepancy. Seller will be solely responsible for the same. Again ये पॉइंट वही कहता है कि अगर आप जेम पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको वेरीफाई करना है कि जो आपकी अदर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आपका GST है, चाहे आपका कोई ITR है, या फिर जो अदर गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो आप ही को ध्यान रखना है कि वो सही होना चाहिए। और अगर वो सही नहीं है फिर भी आपने जेम पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अगर कल को कोई उस डेटा की वजह से आपको प्रॉब्लम आता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो सेलर ही होगा,
उसमें जेम की कोई भी गारंटी नहीं है और आपको वो ठीक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। फिर भी अगर नहीं करती हो और जेम पाता है कि वो डेटा में डिस्क्रिपेंसी है तो उस केस में भी अगेंस्ट में सेलर के खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिर हमारा 10th पॉइंट क्या कहता है, द सेलर शैल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन the applicable guarantee, warranty, shelf life, quantity, quality and the title, and for giving the correct accurate details of the offer, their goods or services, indicating product specification, quantity which can be supplied over the specified time period etc as per catalog or catalog based template prescribed in GEM. Seller would ensure that the good or services offered are latest, new and complete in all respect. तो ये पॉइंट यहाँ तक क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर रहे हो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए कि उसकी वारंटी कितनी है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है और कितने टाइम में उसकी डिलीवरी आप कर सकते हो। जैसे कि आप जब कैटलॉगिंग करते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर तो वहाँ पे सारी ही इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हो, स्पेसिफिकेशन पुट करते हो और फिर जब आप अपना स्टॉक मार्क करते हो तो वहाँ पे आप शो करते हो कि कितना स्टॉक आपके पास है, कितने टाइम में आप डिलीवरी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट करनी है और जो भी कैटलॉगिंग करनी है आपको वो विद लेटेस्ट जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट अपलोड किया था 3 साल पहले, बट अब 3 साल के बाद वो प्रोडक्ट नए वर्जन में आ गया है तो जेम ये कहता है कि आपको जो ऑफरिंग जेम पे रखनी है वो बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ रखनी है और लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं वो आपको अपलोड करके रखनी है। सेलर वुड इंश्योर दैट द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड आर लेटेस्ट एंड न्यू एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। वेयर सेलर इज सेलिंग एनी गुड विच नीड सेपरेट स्पेयर पार्ट, seller should ensure and make available such spare part for a minimum period of 3 years from the date of expiry of warranty unless otherwise specified। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर रहे हो और उसमें स्पेयर पार्ट की भी जरूरत हो सकती है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी वारंटी खत्म होने के बाद एटलीस्ट आप 3 साल तक उसके स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, मान लीजिए कि आपके एक प्रोडक्ट की गारंटी 1 साल की थी, 1 साल की वो खत्म हो गई, अब उसके बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी चला जाता है। बट आउट ऑफ वारंटी होने के बाद अगर उसमें कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो स्पेयर पार्ट भी आप अवेलेबल करा सको। कब तक? 3 साल तक। जब उसकी वारंटी खत्म हो जाती है तो 3 साल तक आप उसके स्पेयर पार्ट एटलीस्ट प्रोवाइड करा पाओ। The individual sellers shall ensure that the product offered in e-bidding or ordered shall remain available on GEM during the bid contract validity period। मतलब जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हो the individual seller shall ensure that the product offered in e-bidding or ordered shall remain available on GEM during the bid contract validity period। मतलब जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हो ना तो आपने वहां पे देखा होगा कि हर एक बिड की वैलिडिटी होती है 180 डेज, 90 डेज, 30 डेज आपने देखा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी कैटलॉग अगर आप ऑफर कर रहे हो ना किसी भी बिड के अगेंस्ट में तो आपको इंश्योर करना है कि जब तक वो उस बिड की वैलिडिटी है तब तक वो जो कैटलॉग है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोडेड रहे। एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि मान लीजिए आप एक टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो चेयर का टेंडर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपने उसमें जो कैटलॉग अपलोड करके जिसके साथ पार्टिसिपेशन दिया है, अब टेंडर होता है 10 दिन का, 10 दिन के बाद बायर उसे इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने में हो सकता है कभी काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हर एक टेंडर में वैलिडिटी दी गई होती है। आप देखोगे किसी भी टेंडर को ओपन करके तो वहाँ पे बिड वैलिडिटी दी गई होती है, किसी में 30 डेज होती है, किसी में 90 होती है, किसी में 180 होती है। तो वो जो बिड वैलिडिटी जब तक वैलिड है ना तब तक आपको उस कैटलॉग को मार्केट प्लेस पे लाइव रखना है। और सेम ये ऑर्डर के लिए भी, अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिलने के बाद जब तक उसकी वैलिडिटी है उस ऑर्डर की तब तक वो कैटलॉग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है हमारा 11th पॉइंट, सेलर
shall offer minimum discount of 10% on the maximum retail price. Mandatorily, sellers are free to offer higher discount. The seller must offer its best possible lowest price on gem and undertake that it would not sell or offer to sell the same product outside the gem in comparable quantity on similar terms and condition at a price lower than offer price on gem. In case any such infringement by seller is noticed, the seller shall be liable to be removed, debarred from the gem. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहता है ये पॉइंट? Seller shall offer minimum discount of 10% on the MRP. मतलब ये तो आपको पता है कि MRP पे मिनिमम 10% लेस करके ही आपको प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड करना होता है, या फिर सॉफ्टवेयर आपको अलाउ ही नहीं करता है 10% से, अगर 10% मिनिमम अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो. सेलर आर फ्री टू ऑफर हायर डिस्काउंट. आप फ्री हो, मतलब 10% की तो लिमिट है मिनिमम की 10% देना ही देना है. मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना भी दे सकते हो, उसमें कोई भी लिमिटेशन जेम की तरफ से नहीं है. The seller must offer its best possible lowest price on gem and undertake that it would not sell or offer to sell the same product outside gem in comparable quantity on similar terms and condition at a price lower than offer price on gem. ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट 10 रुपए का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर रखा है, और उसमें जो भी आपने 10 रुपए का प्राइस, जिस भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब 10 रुपए का प्राइस मान लीजिए आपने कर रखा है कि जो मेरे से 500 क्वांटिटी का लेगा उसके लिए 10 रुपए का प्राइस है. तो जेम ये कहता है कि जो भी ऑफर प्राइस आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डाल रखा है लोएस्ट, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो अदर प्लेटफॉर्म पे भी लोएस्ट हो. ऐसा ना हो कि यहाँ पे जेम पे तो आप उसे 10 रुपए का बेच रहे हो, बट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको 5 रुपए का बेच रहे हो. अगर ऐसा पाया गया तो आपके खिलाफ में एक्शन हो सकता है. यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया है, इन केस एनी सच इन्फ्रिंजमेंट बाय सेलर इज नोटिस, द सेलर शैल बी लायबल टू बी रिमूव एंड डिबार्ड फ्रॉम द जेम. आपको जेम से हटाया जा सकता है अगर आपको ऐसा पाया गया कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो उससे जेम से कम प्राइस में दे रहे हो, बट जेम पे हायर प्राइस पे दे रहे हो. तो ये पॉइंट सबके लिए बहुत नोटिस करने वाला है. उसके बाद 12th पॉइंट क्या कहता है? बाय ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट ऑन जेम द सेलर एग्रीज फॉर शेयरिंग प्राइस डिटेल्स ऑफ द ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय जेम अथॉरिटीज विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा. जेम ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप जेम पे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपलोड कर रहे हो तो आप एग्री कर रहे हो जेम की टर्म्स एंड कंडीशन को, जहां पे जेम अथॉरिटीज के साथ आप वो प्राइस ऑफर कर रहे हो, और साथ साथ जो गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज हैं उनके साथ भी आप वो सेम प्राइसेस ऑफर कर रहे हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज है, कस्टम है, इनकम टैक्स है और जीएसटी है. मतलब जो भी प्राइस, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, आपने जो ऑफर किया है तो वो आपने जेम पे तो डिक्लेयर किया ही किया है, साथ में आप ये भी डिक्लेयर कर रहे हो कि वो जो प्राइस और ऑफरिंग है वो आपकी गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज के साथ भी शेयर कर रहे हो आप, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है और जीएसटी भी आता है. तो मतलब वो डेटा इन गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी अवेलेबल है और आपने उसको अंडरटेक किया है. उसके बाद है हमारा 13th पॉइंट, सेलर शेल इंश्योर अपलोडिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट सर्विस इन द करेक्ट कैटेगरी इन ऑल रिस्पेक्ट. Any offering of wrong and misleading product or service in any of the category will be removed by GeM and from the portal when noticed without making any reference to the seller. The seller will also be liable for any other administrative action as deemed fit by GeM for uploading wrong product or services in any category. If any such infringement made by seller leads to placement of a contract by any buyer for such inappropriately offered product service by seller, such as contract shall be treated as null or void. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. ये पॉइंट क्या कहता है
कि जेम पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अपलोड कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही कैटेगरी में सही प्रोडक्ट अपलोड करो। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में अपलोड कर रखा है तो एक तो वो मिसलीडिंग माना जाएगा, और उसी प्रोडक्ट पे अगर कोई भी बायर प्रोक्योरमेंट कर लेता है या फिर आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है उसी प्रोडक्ट या सर्विस पे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा और सेलर के अगेंस्ट में एक्शन भी हो सकता है। तो हमेशा से मैं बोलता हूं कि जेम पे जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो सही कैटेगरी में सही प्रोडक्ट को अपलोड करना है। मतलब अगर डेस्कटॉप की कैटेगरी है तो उसमें आप डेस्कटॉप ही ऐड कर सकते हो, उसमें आप ऑल इन वन पीसी ऐड नहीं कर सकते। ऑल इन वन पीसी की कैटेगरी अलग है। बट अगर आप डेस्कटॉप कैटेगरी में ऑल इन वन पीसी अपलोड करते हो तो एक तो वो मिसलीडिंग है, और अगर उस पर जेम या जेम से जुड़ा कोई भी बायर उस पर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं माना जाएगा और सेलर के अगेंस्ट में एक्शन भी हो सकता है। और कोई भी क्लेम, मतलब नो क्लेम व्हाटसोएवर अगेंस्ट सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एडमिसिबल एंड एंटरटेन। मतलब अगर ऐसा हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हो गया तो एक तो उसे माना नहीं जाएगा और उससे रिलेटेड आप कोई भी क्लेम करें उसे ना ही सुना जाएगा। क्लियर आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने मैसेज दे दिया है। द सेलर शैल पास on all the benefit associated with any scheme, offer, freebies provided by the OEM or any product from time to time on an as is basis to the buyer. This obligation will also apply to OEM directly supplying the goods. Holding back any such offer or accounting such freebies in quantity supplied shall make such consignment liable to be rejected by the consignee and shall also be considered as inappropriate and against the GEM policy, for which GEM reserves all the rights to take necessary action against such seller OEM as deemed fit. By registering on GEM, by participating in any bid on GEM, seller undertakes that presently it is not debarred from bidding on the grounds mentioned in Rule 151 of GFR 2017. ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप एक सेलर हो या फिर आप ओईएम हो और कोई भी प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑफर कर रहे हो और उस प्रोडक्ट पे कोई स्कीम है, मान लीजिए जैसे कोई स्कीम निकली हुई है कि अगर आप कोई 10 लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक लैपटॉप फ्री मिलेगा, तो जेम का ये क्लॉज कहता है कि वो स्कीम आपको बायर को देनी है, वो बेनिफिट आपको बायर को भी देने हैं, चाहे वो रीसेलर हो चाहे वो ओईएम हो। अगर ऐसी कोई भी स्कीम आप छुपाते हो या फिर आगे पास ऑन नहीं करते हो बायर को, तो बायर के पास राइट है कि वो आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है विदाउट कोई रीजन दिए। और जब आप जेम पे कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हो या फिर जब जेम पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हो ना, तो वहां पे आप अंडरटेक करते हो कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिबार्ड नहीं हो, ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जहां पे जो भी बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड बायर को मिलने चाहिए, स्ट्रेट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर उसका अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि बाय ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट एंड फुलफिलिंग द बेसिक नीड ऑफ जेम रेगुलर अपडेटिंग ऑफ द स्टॉक ऑन जेम as stipulated on the portal, the seller agrees for the acceptance of the order placed through the direct purchase and L1 purchase without any need for any acceptance or confirmation. The seller commits to hold the price and offer as valid till the date seller itself removes the product offer from GEM or changes the price in compliance with the online price change guidelines, rule engines applicable in that category. The action as deemed fit may be initiated for the declining of such orders as incident management policy of the GEM. ये रूल क्या कहता है कि जब भी जेम पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पे आप प्राइस स्टॉक डालते हो। तो जब आप वो प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो ये आप मतलब ऑफर कर रहे हो कि आप उस प्रोडक्ट को उस प्राइस में सेल कर सकते हो या फिर बायर को दे सकते हैं। तो अगर बायर आपको उस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें कोई भी कंफर्मेशन
आपसे नीड की ज़रूरत नहीं है, या फिर बायर को आपसे कोई भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट जेम पे अपलोड कर रहे हो तो उसका मतलब यही है कि आप उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे सेल करना चाहते हो। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, और वो प्राइस तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप उसे खुद चेंज ना करो या फिर रिमूव ना करो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। उसके बाद क्या है, बिडर्स व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ बिड शुड सबमिट प्राइस एलिमेंट्स इन फाइनेंशियल बिड ओनली। Accordingly, all bidders are advised not to mention any price elements in the technical bid, else the offer shall be rejected as non-responsive except in case of single packet bid. ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब भी आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो, जब भी आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे दो पार्टों में आप उस टेंडर को पार्टिसिपेट करते हो, टेक्निकल में और फाइनेंशियल में। तो रूल ये कहता है कि आपका जो प्राइस है ना वो आपको हमेशा फाइनेंशियल बिड में ही डालना है। अगर आप टेक्निकल बिड में कहीं पे भी उस प्राइस को डिस्क्लोज कर देते हो तो आपका जो ऑफर है वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। ये खाली एप्लीकेबल है, मतलब आप प्राइस टेक्निकल में कहां पे डाल सकते हो, जहां पे आप सिंगल पैकेट बिड पार्टिसिपेट कर रहे हो। दो तरीके की बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे होती है, एक डबल पैकेट बिड और एक सिंगल पैकेट बिड। डबल पैकेट बिड का मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हो और टेंडर पार्टिसिपेशन कंप्लीट होने के बाद बायर जब उस टेंडर को इवैल्यूएट करते हैं तो दो पार्टों में इवैल्यूएशन होता है। पहले टेक्निकल ओपन होता है, टेक्निकल में सबके टेक्निकल ऑफरिंग चेक होते हैं, और फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है। तो रूल ये कहता है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी ना आप अपना प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्निकल बिड में अपना बिड का प्राइस डिस्क्लोज कर दिया तो आपका जो ऑफर है वहीं पे रिजेक्टेड माना जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ सिंगल पैकेट बिड आप वो कर सकते हो, क्योंकि सिंगल पैकेट बिड में क्या होता है, एट द सेम टाइम बायर कैन सी टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल ऑफर्ड बाय द सेलर, जो भी वो बिड उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे सेलर के। उसके बाद है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर ऑन जेम, इसको हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ना काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ज़रूरी भी है, अगर आप एक लॉन्ग विजन रखते हो इस वर्टिकल में काम करने का, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे तरीकों से, आप अपनी ऑफरिंग अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, आपको पता रहेगा कि आपको आगे जाके किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसी को इसकी नॉलेज मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।